मेरे पास जो केस है वो है एक 58 ईयर ओल्ड फीमेल जिसको राइट हील में पेन था और पेन 3-4 महीने से था। ऑनसेट वाज ग्रेजुअल, करेक्टर ऑफ पेन स्टिचिंग पेन aggravation by motion, especially when she began moving, एग्रावेशन बाई वॉकिंग। जितनी देर चलती जाएगी एग्रावेशन ही रहेगी, मतलब पेन होता ही रहेगा पेशेंट को। आज की इस क्लास में स्वागत है, वेलकम ऑल, एंड वी आर जस्ट बिगिनिंग टुडेज क्लास एंड एज यूजुअल बिगिनिंग विद ए वेरी गुड केस। केस जो है वो बड़ा सिंपल भी है और अच्छा भी है। केस बताने का जो मकसद है वो क्लियर है कि हाउ सिंपल इज द होम्योपैथिक प्रैक्टिस इज, provided we know about the selection of rubric and we know the repertory। तो मेरे पास जो केस है वो है एक 58 ईयर ओल्ड फीमेल 58 ईयर ओल्ड फीमेल जिसको राइट हील में पेन था और पेन 3-4 महीने से था। ऑनसेट वाज ग्रेजुअल, करेक्टर ऑफ पेन स्टिचिंग पेन aggravation by motion, especially when she began moving, एग्रावेशन बाई वॉकिंग। जितनी देर चलती जाएगी एग्रावेशन ही रहेगी, मतलब पेन होता ही रहेगा पेशेंट को। एंड बेटर ओनली बाई रेस्ट। बैकएक एज एसोसिएटेड कंप्लेंट। पेशेंट हैड वर्टाइगो, स्पेशली वो रैपिड मूविंग ऑफ हेड करेगी तो, स्लो मूव कर रही है, नेक को टर्न कर रही है तो नहीं है उसको वर्टाइगो। पास्ट हिस्ट्री ऑफ हिस्टेक्टोमी 5 ईयर अगो, 5 साल के पहले हिस्टेक्टोमी हुई। मैंने पूछा कि क्या हुआ। पेशेंट ने बताया कि सडन प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो गई थी विदाउट एनी कॉज, कुछ भी नहीं था। पेशेंट को पेन इतना ज्यादा है कि वो पेन किलर्स ले रही है। तो फिर मैंने पूछा मेरे पास क्यों आए, पेन किलर तो आप ले रही हो। बोले जी नहीं, उनसे साइड इफेक्ट हो जाएगा, उनसे साइड इफेक्ट हो जाएगा। गोलियां खाने से, पेन किलर खाने से साइड इफेक्ट ना हो जाए तो मैं इसलिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए आई हूं। ठीक है, तो इससे आपको क्या परेशानी है, जो एडी में दर्द है तो क्या हुआ। पेशेंट बोलती है कि कभी कुछ होता ही रहता है। क्या बोला, कभी कुछ होता ही रहता है। मैंने कहा जी इसके अलावा और क्या क्या। तो उसने बोला कभी मेरे को बैकएक हो जाता है, कभी ये देखो मेरे को वो ब्लीडिंग वाली प्रॉब्लम हो गई, कभी वर्टाइगो हो गया। तो कभी कुछ होता ही रहता है। इस तरह से करके उसकी थी हिस्ट्री। कुछ और जनरल बातें, भूख, प्यास, नींद, मोशन, यूरिन, स्टूल, दिस दैट, इधर उधर का, वो भी हमने लिया। अननेसेसरी लंबा नहीं करेंगे, अपन टू दी पॉइंट आएंगे कि हमने क्या किया कि पेशेंट ठीक हुआ। मैं रिपर्टाइजेशन का चार्ट शेयर कर रहा हूं आपसे। चार्ट नजर आ गया। क्या देख रहे हो, हाँ क्या देख रहे हो। फियर ऑफ पॉइजन, रिलैप्स, रिकरेंस, अटैक्स, डायरेक्शन ऑफ सिम्टम राइट साइड, वायलेंट इफेक्ट, पेन, न्यूरल्जिया इन जनरल, स्टिचिंग। अब मैं एक एक रूब्रिक के बारे में आपको बताऊंगा। हमने सीखना है कि हमने कौन सा रूब्रिक क्यों यहां पे लिया है। पेशेंट ने बोला दवाइयों का साइड इफेक्ट हो जाएगा।
जो ये दवाइयों का साइड इफेक्ट हो जाएगा, ये है फियर ऑफ पॉइजन। जो दूसरा रुब्रिक है रिलैप्स रिकरेंस अटैक्स, ये है जो पेशेंट ने बोला कभी कुछ होता ही रहता है। ठीक है, राइट साइडेड है, कोई शक नहीं है, उसने राइट हील में पेन है। लेफ्ट में भी हो सकता था, राइट में भी हो सकता था, दोनों में हो सकता था। जब राइट में है तो हमने राइट ले लिया। हम इसको नहीं भी लेंगे तब भी हमारी मेडिसिन बेलेडोना आएगी। पहले 2 सिम्टम से बेलेडोना आ जाती है, लेकिन फिर भी ये मेडिसिन कवर कर रही है। वायलेंट इफेक्ट्स, इस तरह के रूब्रिक्स ओनली फाटक रिपर्टरी में है और वो बहुत ही काम के हैं। वायलेंट इफेक्ट का क्या मतलब हुआ? पेशेंट को इतना ज्यादा एडी में दर्द है कि उसको पेन किलर लेना पड़ता है। आपके पास पेशेंट भी आए होंगे, मेरे पास भी पेशेंट आते हैं, इतना तेज पेन नहीं होता कि उनको पेन किलर लेना पड़े। तो ये हो गया वायलेंट इफेक्ट। एक और वायलेंट इफेक्ट पेशेंट ने हिस्ट्री में बता दिया था, वो था कि सडन ब्लीडिंग हुई थी उसको, परफ्यूज वाली, जो उसको हिस्टेक्टोमी तक करवानी पड़ी। ये हो गया सडन वायलेंट। तो सडन एंड वायलेंट इफेक्ट्स, ये रूब्रिक जो है ये इस तरह से हम लोग काम में लेते हैं। पेन उसने बोला था मुझे चुभने जैसा, स्टिचिंग जैसा पेन है। पेशेंट पूरा का पूरा इस बेलाडोना 30 की 2 डोज देने से ठीक होता है। 15 दिन में पेशेंट आती है, बोलती है कि पेन 50-60% बेटर है। हमने प्लेसिबो दिया। 15 दिन के बाद और आती है, हमने प्लेसिबो दिया। पेशेंट के वर्टाइगो, पेशेंट की बैक एक, सब कुछ बेलाडोना से ठीक है। सो सिंपल मेडिसिन, सो सिंपल टेक्निक, सो सिंपल मेथड। जो पेशेंट बोल रहा है, कोई बहुत लंबा, मैंने कोई 2 घंटे की हिस्ट्री नहीं ली थी इस पेशेंट की, हार्डली 15 मिनट का काम था ये। जो पेशेंट बोल रहा है, जो इंपॉर्टेंट है, जो पेशेंट का कंसर्न है, उसको एज इट इज लेना है। और एज इट इज ले लेने से जो भी रूब्रिक आपको आ रहे हैं, आपने वही रूब्रिक एज इट इज रिपर्टराइज करने हैं। हमने इसमें फियर ऑफ पॉइजन लिया क्योंकि पेशेंट ने बोला दवाइयों का साइड इफेक्ट का डर है। आप कहेंगे लगभग सब लोग ऐसी बात करते हैं, नहीं करते लोग ऐसी बात। फियर ऑफ पॉइजन लोगों को है ही नहीं, लोग भर भर के दवाइयां खा रहे हैं। जो एक वाजिब कंसर्न है वो तो सही है, लेकिन यहां पे वाजिब से ज्यादा कंसर्न है। दूसरा जो रिलैप्स रिकरेंस है, जब भी पेशेंट को ये कंसर्न है कि मुझे कभी कुछ होता रहता है, रोग बार बार आ रहा है, तो हम रिलैप्स रिकरेंस रूब्रिक लेंगे। इसका मिलता जुलता एक रूब्रिक है पारोक्सिज्म रिपीटेड। पारोक्सिज्म रिपीटेड कब लिया जाता है? जब फिक्स इंटरवल के बाद में कोई इलनेस रीअकर हो रही है। हर सर्दी में, हर 1 महीने में, हर 10 दिन में, 5 दिन में फिक्स अगर हो गया है तो ये वो रूब्रिक लगेगा। साइड का बिल्कुल क्लियर है। जब भी हमें स्ट्रोंग साइड कोई मिलती है तो हमें इसको इग्नोर नहीं करना है। केवल स्ट्रोंग साइड मिल जाने से हम बहुत बार एक अच्छे ग्रुप ऑफ मेडिसिन में या एक राइट मेडिसिन में आ जाते हैं। तो ये बहुत बढ़िया होता है अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तब। जैसे मैंने आपको बताया, ये वायलेंट इफेक्ट ऐसे वाले जो रूब्रिक हैं ये ओनली फाटक रिपर्टरी में मिलते हैं आपको। और आपको जब पहली बार आप खुद से पढ़ रहे होंगे तो समझ में भी नहीं आएगा कि ये वायलेंट इफेक्ट क्या हुआ। तो ये केवल और केवल अनुभव से बार बार करने से इंसाइट हो जाती है कि अच्छा इसका मतलब ये है, ओके। तो ये वायलेंट इफेक्ट हम कहाँ लेंगे? जब बहुत ही तेज तकलीफ हो रही है और उसका तूफान की तरह आगमन है, जैसे कि बेलाडोना में हम लोग जानते हैं। पेन का करेक्टर
बहुत सारे पेन के करेक्टर्स अपने रिपर्टरी में मेंशन्ड है। स्टिचिंग है, बर्निंग है, एकिंग है, क्रैम्पिंग है, लेंसिनेटिंग है, स्टैबिंग है। ये सारे के सारे करेक्टर्स आपको सबको आने चाहिए। पेशेंट बोलेगा, उसको समझना चाहिए। पेशेंट की वोकेबुलरी को करेक्ट भी करना हमारा ही काम है। तो वो करके अपन आगे बढ़ेंगे और इस तरह से रेपिटाइज करके हम लोग मेडिसिन का चुनाव करेंगे। तो आज का ये एक सिंपल और छोटा सा केस था, जो कि ये बताने के लिए था कि इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट कि हम कोई मेडिसिन का सिलेक्शन करें। हमें केवल विजिलेंट होना है, हमें केवल अपने आंखें और कान को ध्यान से खोल के रखना है। हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे रखनी है और पेशेंट जो भी बोलता है उसको रिपर्टरी की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है और उसे सर्च में डाल करके राइट रूब्रिक निकाल के रिपर्टराइज करना है। और आप हैरान हो जाएंगे कि इस तरह के सिंपल रूब्रिक्स से जो मेडिसिन सिलेक्ट होके आती है वो पेशेंट एज ए होल ही वही होता है। जैसे कि ये पेशेंट बेलेडोना की, तो इस तरह की जो हमें बेलेडोना रेडनेस हीट से पार जाके भी बेलेडोना काम करती है और पेशेंट ठीक होते हैं। पेशेंट को क्या था? पेशेंट को हील पेन था। इस हील पेन को थोड़ा और समझ लेते हैं। ये थी प्लांटर फेसाइटिस। प्लांटर फेसाइटिस जो है ये सच में वहां पे इन्फ्लेमेशन नहीं होती है, नॉन इन्फ्लेमेटरी काइंड ऑफ कंडीशन है। ये वुमेन को ज्यादा होती है क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा किचन में खड़े रहना पड़ता है, उनके सारे काम ही खड़े रहने के हो गए आजकल, और घर में वो सिंपल बिना चप्पल के रहेंगी या फिर हो सकता है कि उनके फुटवियर फ्लैट सोल वाले हों। हाई हील हों तब भी गड़बड़ होती है, लेकिन फ्लैट सोल का जब भी फुटवियर पहना जाएगा, घर में पहनने की चप्पल यूजुअली ऐसी होती है, वो इसका कारण बनती है। कोई कोई लोगों के अगर फुट आर्क बहुत हाई है, यानी कि पैर का जो पंजे वाला एरिया है वो आर्क ऐसे होती है ना, ये आर्क जो है, ये आर्क आप तो ये देख ही नहीं पा रहे होंगे, ये वो स्क्रीन चल रही है। एनीवे, तो जब फुट आर्क बहुत ज्यादा है, हाई आर्क है, तो भी ये प्लांटर फेसाइटिस अधिक होगा। और फ्लैट फुट है, आर्क नहीं है, तो भी ये प्लांटर फेसाइटिस होने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्लांटर फेसाइटिस का, वो होता है कल्केनियल स्पर। कल्केनियल स्पर सब लोग जानते होंगे। जो कल्केनियस बोन ऑफ हील है ना, उसकी ग्रोथ हो जाती है शार्प नुकीली वाली ग्रोथ। एक्सरे में बिल्कुल आसानी से वो नजर आता है। ये मोस्टली सब पेशेंट के अंदर मिलेगा ही जिनको प्लांटर फेसाइटिस है उन्हें। मोस्टली जो इस तरह की हील पेन या प्लांटर फेसाइटिस जो है ये यूनिलेटरल होगी, बाइलेटरल नहीं होती है। बाइलेटरल अगर है तो यू हैव टू सर्च फॉर ओस्टियोआर्थराइटिस, रेज्ड यूरिक एसिड लेवल्स, हाइपोथायराइडिज्म, कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, और अगर कोई इंजरी की हिस्ट्री है यू कैन फाइंड द हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर और इस तरह का। तो प्लांटर फेसाइटिस को इस तरह से आपको समझना है। कंफर्म करने के लिए यू कैन गो फॉर एक्सरे, यू कैन गो फॉर अल्ट्रासाउंड ऑफ द हील, उससे ये कंफर्म हो जाती है। आपको विटामिन डी, कैल्शियम, ये सब तो पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन करा ही लेने चाहिए। और अगर बात करें मैनेजमेंट की, अगर होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम कर जाती है तो कोई ज्यादा मैनेजमेंट की जरूरत इसमें पड़ती नहीं है, क्योंकि लोग कर भी नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी बेसिक चीजें हम डॉक्टर्स को पता होनी चाहिए जो हम अपने पेशेंट को सजेस्ट करेंगे। वो क्या है? पेशेंट को बोलना है कि जितना पॉसिबल हो सके आपको स्टैंड नहीं रहना है, स्टैंडिंग पोजीशन को नहीं लेना है, अर्थात रेस्ट करना है।
आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज क्या होती है? आपको बेड पे बैठना है, अपनी हील को, जैसे मेरा ये हैंड है ना, इसको आप हील समझ लो, मतलब एक पंजा समझ लो, आपका फुट है ये और ये हील हो गई, इसको स्ट्रेच करना है। फिर आपको पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है इस तरह से। ये हील की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है। सभी पेशेंट को जिनको प्लांटर फेसाइटिस है या हील में पेन है, ये वाला एक्सरसाइज आपने को बताना है। कुछ और ज्यादा कोई पेशेंट करना चाहता है तो आप कोल्ड और हॉट फोमेंटेशन अल्टरनेट करके बता सकते हैं। फुटवियर पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि फुटवियर नाइदर हाई हील नोर बिल्कुल फ्लैट हील होना नहीं चाहिए। 1 इंच के लगभग उसकी जो है ना हाइट हील की होनी ही चाहिए, और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। एक अप्रोप्रिएट सॉफ्टनेस ऑफ द हील होनी चाहिए। आजकल डॉक्टर चप्पल के नाम से खूब सारे फुटवियर मिलते भी हैं। बेयर फुट नहीं रहना है पेशेंट को। वॉक अगर पेशेंट करता है मॉडरेट पेन कंडीशन में, तो पेशेंट को सैंडी ट्रैक पे वॉक करना है। जो स्टोनी या जो रोड वाले बना हुआ जो वॉकिंग ट्रैक है पार्क्स में, उस पे वॉक नहीं करना है। वॉकिंग शूज भी अप्रोप्रिएट होने चाहिए। पीटी शूज नहीं होने चाहिए, लेदर शूज नहीं होने चाहिए, स्पोर्ट्स शूज होने चाहिए, और वो भी अप्रोप्रिएट सॉफ्ट हील वाले ही। पेशेंट का वेट अगर ज्यादा है तो भी इस तरह की इश्यूज होते हैं। वेट मैनेजमेंट पेशेंट के लिए आपको सजेस्ट करना है कि वेट उसका विद इन लिमिट रहे। कुछ और दवाइयां जिसको हम डिस्कस नहीं करेंगे थेरेपेटिक्स के रूप में, यू कैन नोट डाउन, वो है अमोनियम म्यूर, पल्सटिला, रोडोडेंड्रॉन, लीडम पाल, वलेरियाना, आर्निका मोंटाना, कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया फ्लोर 6x, रस्टॉक्स, साइक्लामिन, अरेनिया डायडिमा। अब आप ऐसा कह सकते हो कि बेलाडोना तो इसमें है ही नहीं। देखो, ये मेडिसिन सेलेक्ट करने के डिफरेंट वेज में से एक है कि जो पेशेंट में स्ट्रांग मिल रहा है उसको ले लो। ऐसा पॉसिबल हो सकता था कि पेशेंट ने वो जो सिम्टम मुझे दिए हैं ऐसा कोई टोटलिटी में आ ही नहीं रहा होता। जब उधर से कुछ नहीं मिलता है तब हम इधर जाते हैं। अमंग दीज मेडिसिन आर्निका इज वेरी गुड मेडिसिन। जब पेशेंट को इंजरी हो जाए, ऊपर से जंप करके गिरा था, एडी में चोट लगी थी, एडी के नीचे कोई कंकर पत्थर कुछ भी आ गया बेयर फिट चलते टाइम, उसके बाद पेन रहने लग गया, या कुछ भी आपको अगर नहीं मिल रहा, तो इनमें से जो भी आपको मॉडलिटीज के अकॉर्डिंग छोटा मोटा कुछ दिखता है तो आप ये मेडिसिन काम में ले सकते हैं। और मैंने भी इनमें से लीडम पाल से मैंने रिजल्ट लिए हुए हैं, रोडोडेंड्रोन से भी रिजल्ट लिए हुए हैं, आर्निका से तो लिए ही हुए हैं, रस्टॉक्स से रिजल्ट लिए हुए हैं। अगर पेशेंट को कंटिन्यूस मूवमेंट करने के बाद में पेन रिड्यूस हो रहा है तो रस्टॉक्स भी काम करेगी। तो इस तरह से आप अपने आप को हील पेन ठीक करने के लिए अब कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। केस था इसलिए मैंने हल्का सा इसको टच कर लिया। तो ये टॉपिक हमारा एक प्लांटर फेसाइटिस का फिनिश अभी हो गया है।